श्यामलाल जी सुबह उठे ही थे कि अचानक उन्हें खांसी शुरू हो गई। उनकी खांसी की आवाज़ सुनकर राधिका जी घबराकर उठी और उन्हें जल्दी से पानी देते हुए बोली, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। तब तक मैं बहू के कमरे से दवाई लेकर आती हूँ। कल शायद बहू ने दवाई लाकर अपने कमरे में रख दी। कहते हुए राधिका जी जल्दी से बहू के कमरे के पास आई और बाहर से आवाज़ लगाते हुए बोली, अरे रचना बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाई ख़त्म हो गई है। तुम कल लेकर आई थी ना, मुझे दे दो बेटा, उन्हें बहुत तेज खांसी आ रही है। सास की आवाज़ सुनकर रचना झुंझलाते हुए उठी और बोली, अरे माँ जी, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए होता है आपको, कभी चैन से नहीं सोने देती। मैं कोई दवाई नहीं लेकर आई, अब जाइए यहाँ से। गुस्से में बोलकर रचना फिर से सो गई। बहू की बात सुनकर राधिका जी बहुत आहत हुई। उन्होंने गहरी सांस ली और चाय बनाने रसोई की तरफ बढ़ गई। कांपते हाथों से अदरक वाली चाय बनाकर राधिका जी कमरे में आ गई और श्यामलाल जी को चाय देते हुए बोली, ये लीजिए जी, अदरक वाली चाय बनाई है, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। श्यामलाल जी समझ रहे थे कि राधिका जी दिन रात ताने और उपेक्षा सह रही है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। दोपहर के 2 बज गए, लेकिन अभी तक श्यामलाल जी और राधिका जी सुबह से भूखे बैठे थे। आमतौर पर 1 बजे रचना उन्हें खाना दे देती थी, लेकिन आज ना कोई आवाज़ आई और ना ही खाना आया। राधिका जी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर कब तक इंतजार करें। श्यामलाल जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और भूख से उनका शरीर कमज़ोर हो रहा था। राधिका जी ने हिम्मत जुटाकर बहू रचना से पूछ ही लिया, बेटा, आज खाना नहीं दिया तुमने, बहुत समय हो गया, तेरे बाबूजी को बहुत भूख लगी है। तो रचना ने झुंझलाते हुए कहा, अरे माँ जी, जब खुद कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम सब्र रखना सीख लीजिए। ये घर है, कोई होटल नहीं कि जब मन किया खाना तैयार मिले और खुद भी कुछ कर लिया करूं। मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ। बहू की बात सुनकर राधिका जी की आंखें भर आई। उन्होंने नम्र स्वर में कहा, बेटा, अगर तुम्हें मेरा रसोई में काम करना पसंद नहीं है तो मैं क्या करूं? और रही बात तुम्हारे बाबूजी की, तो इस उम्र में भी अब क्या वो काम करेंगे? तो रचना व्यंग्य से हंसते हुए बोली, अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि कहीं नौकरी करने भेज दूँ, घर में छोटे मोटे काम तो कर ही सकते हैं। राधिका जी चुपचाप रचना की बात सुन रही थी। उनको पता था अगर वो कुछ भी बोलेगी तो बहू आज खाना नहीं देगी, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। श्यामलाल जी ने उनकी ओर देखा तो उनके आंखों में भी वही दर्द और बेबसी थी। कुछ देर बाद रचना कमरे में आई और बिना कुछ कहे रात की बची हुई सब्जी और बासी चावल की थाली उनके सामने लाकर रख दी। तो राधिका जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। उन्होंने चुपचाप वो ठंडा और बासी खाना खाया जिसमें न स्वाद था और ना ही सम्मान। खाना खाकर दोनों बुजुर्ग दंपति चुपचाप अपने कमरे में बैठे थे। उनकी आंखों में उदासी और दिल में गहरा दर्द था। उन्हें अपने बेटे रमेश की बहुत याद आ रही थी। अगले दिन सुबह राधिका जी ने डायरी से नंबर ढूंढकर अपने बेटे रमेश के पास फ़ोन मिलाया। हेलो रमेश बेटा, राधिका जी ने धीमी आवाज़ में कहा। तो दूसरी तरफ से रमेश ने चिंतित होकर पूछा, माँ, आप इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना? यह सुन राधिका जी की आंखें नम हो गई। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही रचना ने तेजी से उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया। अरे माँ जी, आप क्यों रमेश को परेशान कर रही हैं? रचना ने नकली मुस्कान के साथ कहा। फिर फ़ोन कान से लगाकर बोली, रमेश, माँ जी को बस तुम्हारी याद आ रही थी। मैंने उन्हें कहा था कि तुमसे बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन तुम तो जानते हो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों जैसे हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ से रमेश हंसते हुए बोला, सही कह रही हो रचना, ये उम्र ही ऐसी होती है, लेकिन हमें उनका पूरा ध्यान रखना होगा। मैं जानता हूँ तुम उनकी अच्छी देखभाल कर रही हो, फिर भी अगर उन्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो मुझे तुरंत बता देना। जी बिल्कुल,
रचना ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन काट दिया। जैसे ही उसने फ़ोन रखा वैसे ही उसकी नकली मुस्कान भी गायब हो गई और चेहरा गुस्से से भर गया। उसने तीखी आवाज़ में कहा, क्या ज़रूरत थी रमेश को फ़ोन करने की? आपको समझ नहीं आता कि वो कितना व्यस्त रहते हैं? हर बार उसे बेवजह परेशान मत किया करो। राधिका जी की आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने दर्द भरी निगाहों से अपनी बहू को देखा और धीमे स्वर में बोली, बेटा, हमें रमेश से कुछ कहना नहीं था, बस उसकी आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिल जाता है। ये सुनते ही रचना ने ताना मारते हुए कहा, सुकून चाहिए तो मंदिर जाया करो ना, हर छोटी छोटी बात पर बेटे को परेशान मत किया करो। इतना कहकर रचना पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन राधिका जी की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्यामलाल जी ने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी का हाथ थामा और कमरे में ले गई। राधिका जी ने हिचकियाँ लेते हुए सर झुका लिया। कमरे में एक गहरी उदासी फैल गई और दोनों बुजुर्ग दंपति बिना कुछ कहे, बिना किसी शिकायत किए एक दूसरे के दर्द को महसूस करने लगे। कुछ देर बाद रचना ने फिर से वही बासी खाना लाकर टेबल पर रख दिया और बिना कुछ कहे ऐसी तेजी से बाहर निकल गई जैसे कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। राधिका जी और श्यामलाल जी ने एक दूसरे की ओर देखा। भूख तो बहुत थी, लेकिन अपमान का घूंट पीते हुए खाना निगलना आसान नहीं था। राधिका जी ने कांपते हाथों से श्यामलाल जी की प्लेट को आगे खिसकाया और बोली, जैसा भी है खा लीजिए, भूखे मत रहिए। श्यामलाल जी ने एक गहरी सांस ली और एक कोर मुंह में रखा। रोटियां इतनी सख्त थीं कि तोड़ते ही टूट कर बिखर गई। उन्होंने बिना कुछ कहे धीरे धीरे खाना शुरू किया, क्योंकि जानते थे कि कुछ भी कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। राधिका जी भी खाना खाने लगी, लेकिन हर निवाले के साथ उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगी कि जब रमेश छोटा था तो उसके लिए कितने तरह तरह के व्यंजन बनाती थी और अब खुद सूखी रोटियों पर निर्भर हो गई। खाना खाने के बाद श्यामलाल जी चुपचाप लेट गए, जबकि राधिका जी खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बाहर अंधेरा घिर चुका था, लेकिन उनके दिल का अंधकार उससे भी गहरा था। तभी बाहर से दरवाजे की आवाज़ आई। रमेश ने घर में कदम रखा। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। रमेश की आवाज़ सुनते ही राधिका जी जल्दी से अपने आंसू पोंछने लगी। उन्होंने अपनी तकलीफ को छुपाते हुए मुस्कान ओढ़ ली। रमेश बेटा, तुम, उन्होंने प्यार से कहा। श्यामलाल जी भी उठकर बैठ गए। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, जैसे उनका जीवन कुछ पलों के लिए फिर से खिल उठा हो। रमेश ने माँ के पैर छुए और फिर पिता के पास जाकर बैठ गया। आप लोग कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है, बस तुम्हारी याद आ रही थी। लेकिन तुम तो शनिवार को आते हो, फिर आज अचानक कैसे? राधिका जी ने कहा। तो रमेश मुस्कुराते हुए बोला, माँ, क्या सिर्फ आपको ही मेरी याद आती है? मुझे भी तो आपकी बहुत याद आती है। आज मेरी यही क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, तो सोचा आप सबसे मिलकर चलूं, इसलिए मीटिंग ख़त्म होते ही सीधा आपसे मिलने आ गया। तभी रचना ने अंदर आते हुए कहा, अच्छा हुआ जी जो आप आ गई, लेकिन आप परेशान मत हुआ करो, मैं माँ बाबूजी का पूरा ध्यान रखती हूँ। तो रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रचना, मैं जानता हूँ तुम माँ बाबूजी की अच्छे से देखभाल करती हो। राधिका जी और श्यामलाल जी ने सुना, लेकिन कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपनी तकलीफ़ें अपने अंदर ही दफना ली थी। रमेश की आंखों में खुशी थी कि उसकी पत्नी और माँ बाबूजी के बीच सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह हकीकत नहीं, सिर्फ एक दिखावा है। अगले दिन सुबह ही रमेश वापस चला गया। 4 दिन ऐसे ही बीत गए। आज शनिवार की सुबह थी। राधिका जी और श्यामलाल जी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, क्योंकि आज उनका बेटा रमेश आने वाला था। हर शनिवार की तरह वे आज भी मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद पूजा की थाली सजाकर दोनों मंदिर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अचानक रचना उनके सामने आकर खड़ी हो गई और व्यंग्य भरे स्वर में बोली, वाह वाह, आज तो हंसों की जोड़ी बहुत अच्छे से तैयार हुई है। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? कहीं कोई फिल्म देखने का प्रोग्राम तो नहीं बना लिया? तो राधिका जी ने धीमे स्वर में कहा, बहू,
आज शनिवार है और आज रमेश आने वाला है, इसलिए सोचा कि मंदिर हो आते हैं। रचना ये सुनकर हल्की मुस्कान के साथ ताली बजाते हुए बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि आज तो आपके लिए सबसे बड़ा त्योहार है, आपका लाडला बेटा जो आ रहा है। फिर तंज कसते हुए बोली, अच्छा अच्छा जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर बंद हो जाए और आपके भगवान नाराज हो जाएं। श्यामलाल जी और राधिका जी बिना कुछ कहे चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई। मंदिर जाते हुए भी राधिका जी के दिल में रचना के ताने गूंज रहे थे। उन्होंने श्यामलाल जी की ओर देखा और धीमे स्वर में बोली, सुनिए जी, क्या हमारे बेटे को कभी इस बात का एहसास होगा कि उसकी पत्नी हमारे साथ कैसा व्यवहार करती है? तो श्यामलाल जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पता नहीं राधिका, लेकिन सच्चाई कितने दिन छुपी रहेगी, एक ना एक दिन तो सामने आएगी ही। इधर शाम को रमेश जैसे ही घर पहुंचा तो रचना दरवाजे पर ही खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। तभी रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, कितनी बेताबी से मेरे लिए इंतजार कर रही हो। लेकिन रचना ने कोई जवाब नहीं दिया। बिना कुछ कहे उसने रमेश का बैग हाथ में लिया और अंदर चली गई। रमेश को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो दरवाजे से अंदर कदम रखते ही खुशी से आवाज़ लगाते हुए अपने माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गया। माँ, पिताजी, देखो मैं आ गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। पूरे कमरे में एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी। रमेश थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत रचना से पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? मैं हमेशा आता हूँ तो वो मुझे दरवाजे पर ही मिलते हैं, आज दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो रचना अपने चेहरे पर हल्की उदासी लाते हुए बोली, अरे वो दोनों मंदिर गए हैं, सुबह से ही जाने की जिद कर रहे थे। ये सुन रमेश हैरानी से बोला, इस वक्त? लेकिन माँ बाबूजी तो हमेशा सुबह मंदिर जाते थे, फिर आज शाम को क्यों गए? तो रचना झट से बोल पड़ी, क्या करूं रमेश, ये लोग अब कुछ भी करने लगे हैं, सुबह भी गए थे और अभी भी चले गए। मैंने बहुत कहा कि रुक जाइए, लेकिन माने ही नहीं। रमेश कुछ सोचने लगा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी उनके आने का इंतज़ार कर सकता हूँ, तुम चाय बना दो, तब तक मैं थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। तो रचना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम बैठो, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। वो रसोई की तरफ चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही संतोष था, जैसे उसने एक बार फिर रमेश को सच्चाई से दूर रखने में कामयाबी हासिल कर ली थी। लेकिन रात के 8 बजने के बाद भी जब श्यामलाल जी और राधिका जी नहीं आए तो रमेश के दिल की बेचैनी बढ़ने लगी। रात के 8:30 बजे तक तो मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन माँ बाबूजी अभी तक क्यों नहीं आए? रमेश ने सोफे पर बैठे बैठे घड़ी की तरफ देखा और फिर तुरंत रचना से पूछा, रचना, माँ बाबूजी ने आने में बहुत देर कर दी, तुमने अच्छे से सुना तो था ना कि वो मंदिर का ही कहकर गए थे? तो रचना अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो रही थी, लेकिन चेहरे पर चिंता का नाटक करते हुए बोली, अरे आप भी कमाल करते हैं जी, मैं कोई बच्ची हूँ क्या जो भूल जाऊँगी? उन्होंने मुझे मंदिर जाने के लिए ही कहा था। अरे रचना, अगर मंदिर ही गए थे तो अब तक आए क्यों नहीं? उन्हें पता था ना कि आज मैं आने वाला हूँ, फिर भी इतनी देर कर दी, कहीं कुछ हुआ तो नहीं? रमेश ने चिंतित होते हुए कहा। तो रचना बोली, हो सकता है वो किसी जान पहचान वाले से बातों में लग गए हों। आपको तो पता है, माँ जी जहाँ जाती हैं किसी न किसी से बात करने लग जाती हैं। तो रमेश मन ही मन बड़बड़ाने लगा कि आखिर माँ बाबूजी गए कहाँ। उसका धैर्य जवाब देने लगा था। वो तुरंत उठा और गुस्से में अपनी बाइक की चाबी उठाते हुए रचना से कहा, रचना, मैं मंदिर जा रहा हूँ, कहकर उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेज रफ्तार से मंदिर की ओर निकल गया। रचना ने दरवाजे पर खड़ी होकर उसे जाते हुए देखा और मन ही मन मुस्कुराई। जाओ रमेश, जितना ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन माँ बाबूजी तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे, उसने खुद से कहा। इधर रमेश तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर देखा तो मंदिर के बड़े बड़े दरवाजे बंद हो चुके थे। पूरे मंदिर परिसर में शांति थी। मंदिर के आसपास की दुकानें भी बंद हो चुकी थीं। एक फूल माला बेचने वाली
फूलों की टोकरी समेट रही थी। रमेश घबराते हुए इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके माँ बाबूजी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने जल्दी से फूल बेचने वाली महिला के पास जाकर पूछा, माता जी, आपने एक बुजुर्ग दंपति को यहाँ देखा था क्या? मेरे माँ बाबूजी मंदिर आए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे। तो फूल वाली महिला ने हैरानी से रमेश को देखा और फिर सिर हिलाते हुए बोली, बेटा, यहाँ तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं, मैं कैसे पहचान सकती हूँ कि कौन आया था और कौन नहीं। रमेश का दिल डूबने लगा। अब क्या करूँ? उसको ऐसे चिंतित होते देखकर पास ही का एक दुकानदार अपनी दुकान समेट रहा था। उसने रमेश के पास आकर पूछा, क्या हुआ भाई साहब, कोई परेशानी है? तो रमेश ने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और माँ बाबूजी की तस्वीर दिखाते हुए बोला, भाई साहब, ये मेरे माँ बाबूजी हैं। वो मंदिर आए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। आपने इन्हें यहाँ कहीं देखा है क्या? तो दुकानदार ने ध्यान से फ़ोटो देखी, फिर कुछ सोचते हुए बोला, हाँ, इनको तो मैंने आज सुबह ही देखा था। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अधीर होकर पूछा, कहाँ देखा था? क्या आप पक्का कह सकते हैं कि ये वही थे? तो दुकानदार ने सिर हिलाया, हाँ भाई, मैं पक्का कह सकता हूँ, लेकिन मैंने इन्हें शाम को नहीं, बस सुबह ही देखा था। अब रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ बाबूजी के बिना इतने घंटे बीत चुके थे, अब बस और इंतजार नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा और तुरंत बाइक घुमाई और सीधा पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। थाने में पहुंचते ही रमेश ने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी से कहा, साहब, मेरे माँ बाबूजी सुबह से लापता हैं। वो मंदिर गए थे, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। तो इंस्पेक्टर ने एक गहरी नज़र से रमेश को देखा और पूछा, आपका नाम? रमेश। और मेरे माँ बाबूजी का नाम श्यामलाल और राधिका है। रमेश ने जल्दी से अपने फ़ोन से उनकी तस्वीरें दिखाते हुए कहा। तो इंस्पेक्टर ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे। रमेश के आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला और पुलिस से आश्वासन मिलने के बाद भारी मन से घर की ओर निकल पड़ा। घंटी बजाने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया। सामने ही रचना खड़ी थी। उसने रमेश को चिंतित नज़रों से देखा और पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी, और माँ बाबूजी कहाँ हैं? तो रमेश के आंखों से आंसू छलक पड़े। रचना उसके चेहरे के भाव देखकर चौंक गई। आप रो क्यों रहे हैं? कुछ बोलिए ना, आखिर वो गए कहाँ हैं? तो रमेश ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, माँ बाबूजी का कुछ पता नहीं चला, वो कहीं नहीं मिले। तो रचना चिंतित होने का नाटक करते हुए बोली, हे भगवान, ये क्या कह रहे हो आप? कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया? तो रमेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर लेट गया। रात का अंधेरा गहरा चुका था, लेकिन रमेश की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके आंखों के आगे बार बार माँ बाबूजी की तस्वीर घूम रही थी। कहाँ होंगे वो? क्या वो सुरक्षित हैं? वो बिस्तर पर करवटें बदलता रहा, पर बेचैनी कम नहीं हुई। पिछले शनिवार की यादें उसके आंखों में तैरने लगी। बेटा, अब तू यहीं कोई नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। बाबूजी की ये बात अभी उसके कानों में गूंज रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हे भगवान, मेरे माँ बाबूजी को सही सलामत लौटा दो। इधर रचना करवटें बदलकर सो रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही रमेश के दिमाग में आया कि कहीं माँ बाबूजी महेश काका के घर तो नहीं गए हैं। वो बिना समय गंवाए कपड़े बदल कर बाहर निकला। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की तो अंदर से रचना की आवाज़ आई, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? कम से कम चाय तो पी लो। तो रमेश ने गंभीर स्वर में कहा, रचना, बाबूजी शायद महेश काका के घर गए हों, मैं एक बार जाकर देख लेता हूँ। रचना ने उसके चेहरे की बेचैनी देखी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उभर आई। महेश काका के यहाँ उसने अनजान बनने की कोशिश की, पर माँ बाबूजी ने मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। पता नहीं रचना, लेकिन अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। कहते हुए रमेश ने बाइक स्टार्ट की और तेज़ी से निकल गया। सड़कें अभी भी सुनसान थी। सुबह के सन्नाटे में रमेश की बाइक की आवाज़ गूंज रही थी। हे भगवान,
बस एक बार माँ बाबूजी मिल जाएं। उसके आंखों के सामने माँ का चेहरा आ रहा था, जब वो हमेशा उसे आशीर्वाद देती थी। बाबूजी की वो स्नेह भरी बातें, जब वो कहते थे, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर, हमेशा भागता ही रहता है, कहीं उन्होंने मुझसे नाराज होकर तो घर नहीं छोड़ दिया। ये ख्याल मन में आते ही रमेश का कलेजा कांप उठा। उसने बाइक की रफ्तार और बढ़ा दी और कुछ देर बाद ही महेश काका के घर पहुंच गया। बाइक रोकते ही उसने घर का दरवाजा खटखटाया। काका दरवाजा खोलिए, रमेश ने बाहर से आवाज लगाते हुए कहा। तो कुछ देर बाद अंदर से आवाज आई, कौन है इतनी सुबह सुबह? दरवाजा खोलते हुए काका ने कहा। तो रमेश ने घबराए हुए स्वर में पूछा, काका क्या माँ बाबूजी यहाँ आए हैं? महेश काका ने हैरानी से उसे देखा। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे बाबूजी से पूरे 1 महीने से नहीं मिला हूँ। ये सुन रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। 1 महीना हो गया? हाँ बेटा, सब ठीक तो है ना? महेश काका ने चिंतित होकर पूछा। तो रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पैर जैसे जम गए हों। अब वो कहाँ जाए, किसे पूछे? काका, माँ बाबूजी कल शाम से लापता हैं। उन्होंने कहा था कि वो मंदिर जा रहे हैं, लेकिन अब तक घर नहीं लौटे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी। कहते हुए रमेश की आवाज़ भारी हो गई। महेश काका भी ये सुनकर परेशान से हो गए। अरे ये तो बहुत गंभीर बात है बेटा, तुमने बाकी रिश्तेदारों से पूछा? तो रमेश ने निराशा से सिर हिलाया। अब उसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। महेश काका ने रमेश का कंधा थपथपाया और बोले, घबराओ मत बेटा, पुलिस भी खोजबीन कर रही होगी, लेकिन हमें भी कुछ करना होगा। अंदर आओ, बाकी रिश्तेदारों से फ़ोन लगाते हैं। रमेश की आंखें डबडबा गई। अपने माता पिता को लेकर वो बहुत परेशान था, लेकिन दूसरी तरफ रचना अपनी ही दुनिया में मगन थी। वो कमरे में बैठकर फ़ोन पर अपनी सहेली पूनम से बात कर रही थी। उसके आवाज़ में गहरा दुख था, मानो वो सास ससुर के जाने से सच में परेशान हो। पूनम क्या बताऊं, जब से माँ बाबूजी घर से गए हैं मेरा तो मन ही नहीं लग रहा, उसने दुखी आवाज़ में कहा। तो फ़ोन के दूसरी तरफ उसकी सहेली पूनम ये सुनकर चौंक गई। क्या तुम उदास हो, और वो भी तुम्हारे सास ससुर के लिए? ये कैसे हो सकता है? पूनम ने हैरानी से कहा। तो रचना ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली, फिर अचानक शरारत भरे लहजे में जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, तू भी मेरी एक्टिंग को सच मान बैठी। सच तो ये है कि मुझे तो उनकी कमी महसूस ही नहीं हो रही, उल्टा अब तो घर में कितनी शांति हो गई है। पूनम भी उसकी बात सुनकर हंसने लगी। यार तू तो सच में महान है, मतलब ऊपर से इतना अच्छा दिखावा और अंदर से मज़े ले रही है। रचना ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो उन्हें तंग करने में मज़ा लेती थी। जब वो थी तो रोज़ बहाने बनाकर ताने मारती थी, अब जब नहीं है तो उनकी याद तो आएगी ना। ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ पूनम भी ज़ोर से हंसने लगी। वाह यार रचना, सच में तू तो बहुत होशियार है, पर रमेश को शक तो नहीं हुआ ना? तो रचना ने नाखून पर पॉलिश लगाते हुए लापरवाही से कहा, अरे नहीं, वो तो अपने माँ बाप की चिंता में डूबा हुआ है। उसे तो ये तक नहीं पता कि उसके सामने मैं कितनी अच्छी बहू बन रही हूँ और उसके पीछे से उनकी ज़िंदगी नरक बना देती हूँ। दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी चालाकी हासिल कर ली हो। उधर रमेश ने पुलिस को फिर से फ़ोन लगाया और कहा, सर कोई खबर मिली? हम कोशिश कर रहे हैं जी, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। अगर आपको कोई जानकारी मिले तो तुरंत हमें बताइएगा, पुलिस अधिकारी ने कहा। तो रमेश ने फ़ोन काट दिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब वो क्या करे? समय बीतता जा रहा था और हर बीतते दिन के साथ रमेश की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। 5 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला। उसने हर जगह तलाश ली, रिश्तेदारों के घर, मंदिर, धर्मशाला, सब जगह जाकर देखा, लेकिन कहीं भी कोई जानकारी नहीं मिली। थक हार कर रमेश गुमसुम बैठा था। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रचना जो अब तक उसकी बेचैनी का आनंद ले रही थी, आज पहली बार उससे इस बारे में बात करने आई। रमेश, मैं समझ सकती हूँ
कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम कब तक ऐसे ही परेशान रहोगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बाबूजी तीर्थ यात्रा पर निकल गए हों? ये सुनते ही रमेश अचानक भड़क उठा। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो रचना? तुम जानती भी हो माँ बाबूजी कभी बिना बताए कहीं नहीं जाते हैं, और तीर्थ यात्रा पर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। माँ हमेशा कहती थी कि जब तक मैं उनके साथ नहीं चलूँगा वो कहीं नहीं जाएंगे। रमेश का गुस्सा देखकर रचना थोड़ी सहम गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर चिंता का नकाब बनाए रखा। तो फिर वो गए कहाँ रमेश? आखिर 10 दिन होने को आए हैं, कोई खबर क्यों नहीं आ रही? रचना ने धीरे से पूछा, लेकिन रमेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में सीधे अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। ये वही कमरा था जहाँ रमेश हर बार आकर उनके पास बैठता था, लेकिन आज कमरे में एक अजीब सी वीरानी थी। रमेश ने देखा कि माँ की पूजा की थाली ज्यों की त्यों रखी थी, बाबूजी की चश्मा भी टेबल पर पड़ी थी और उनकी पसंदीदा किताबें भी वहीं थीं। सब कुछ था, बस वे दोनों नहीं थे। उसकी आंखें भर आई। उसने अपनी माँ की ओढ़नी उठाई और सीने से लगाकर जमीन पर बैठ गया। तभी लिविंग रूम में रखे लैंडलाइन की घंटी बजी। घंटी लगातार बज रही थी तो रमेश ने अनमने ढंग से उठकर फ़ोन उठाया। हेलो रमेश, ये क्या हो रहा है? तुमने ऑफिस आना बंद कर दिया, कोई अपडेट भी नहीं दे रहा। फ़ोन के दूसरी तरफ उसके बॉस की तेज आवाज़ गूंजी। सर, मैं अभी बहुत परेशानी में हूँ। मेरे माँ बाबूजी लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढने में लगा हूँ। रमेश ने धीमी लेकिन थकी हुई आवाज़ में कहा। तो उधर से उसके बॉस ने कहा, देखो रमेश, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है, लेकिन ऑफिस के भी कुछ नियम होते हैं। मैंने तुम्हें 1 हफ्ते की छुट्टी दी थी, लेकिन अब 10 दिन हो चुके हैं। कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम अगले 2 दिन में नहीं लौटे तो तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया जाएगा। बॉस की आवाज़ सख्त थी। पर सर, रमेश कुछ कहता उससे पहले ही फ़ोन कट गया। रमेश ने फ़ोन नीचे रखा और अपना सर पकड़कर बैठ गया। अब उसके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। अगर उसने नौकरी छोड़ दी तो माँ बाबूजी के वापस आने के बाद वो कैसे उनकी देखभाल करेगा? और अगर वो नौकरी पर चला गया तो माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए समय कैसे निकाल पाएगा? वो सोच ही रहा था, तभी रचना कमरे में आई और बोली, क्या हुआ? कौन था फ़ोन पर? ऑफिस से था। कहते हैं अगर 2 दिन में ज्वाइन नहीं किया तो किसी और को रख लेंगे। रमेश ने निराश स्वर में कहा। तो रचना ने लापरवाही से पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? क्या सोचूं? माँ बाबूजी अभी तक नहीं मिले, मैं उन्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? रमेश धुंचला उठा। तो ठीक है, नौकरी छोड़ दो, फिर बैठे रहना घर पर, रचना ने मुंह बनाते हुए कहा। तो रमेश ने उसकी तरफ गुस्से से देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। वो एक बार फिर इस सवाल में उलझ गया, क्या करे? नौकरी बचाई या माँ बाबूजी को ढूंढे? उसने कुछ पल चुप रहकर सोचा, फिर अचानक उठा और रचना की ओर देखते हुए सख्त लहजे में बोला, मेरा बैग तैयार कर दो, मैं आज शाम को ही मुंबई जा रहा हूँ। रचना, जो अब तक मज़े से खड़ी तमाशा देख रही थी, अचानक चौंक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रमेश इतनी जल्दी ये फैसला ले लेगा। वो धीरे से रमेश के पास आई और नाटकीय अंदाज में बोली, क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ, अब वो रुकना बेकार है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही और ऑफिस से भी लगातार कॉल आ रहे हैं। अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो आगे माँ बाबूजी के आने के बाद भी उन्हें अच्छे से रख नहीं पाऊंगा। कम से कम नौकरी तो बची रहे, रमेश ने ठंडी आवाज़ में कहा। तो रचना ने तुरंत एक नकली उदासी का मुखौटा पहन लिया और बोली, पर रमेश, क्या तुम्हें सच में लगता है कि माँ बाबूजी अब लौट कर आएंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? रमेश ने चौंक कर कहा। तो रचना बोली, मतलब इतना समय हो गया, अगर उन्हें लौटना होता तो अब तक आ चुके होते। रमेश ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ रचना। माँ बाबूजी कभी हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, लेकिन जब तक मैं सच का पता नहीं लगा लेता चैन से नहीं बैठूंगा। कहते हुए वो अलमारी की तरफ बढ़ गया और खुद ही अपना बैग पैक करने लगा। तभी रचना उसके पास आई और चिंता भरे स्वर में बोली,
रमेश, अगर तुम मुंबई जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब मेरा यहाँ क्या काम है? रमेश ने कहा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रचना? अगर माँ बाबूजी लौट आए तो कम से कम तुम तो यहाँ रहो, ताकि उन्हें लगे कि उनका कोई अपना अभी भी इस घर में है। ये सुन रचना के चेहरे की मुस्कान एक पल में गायब हो गई। उसे लगा था कि रमेश उसे अपने साथ ले जाएगा, जिससे वो पूरी तरह आज़ाद हो जाएगी। उसने खुद को संभालते हुए कहा, पर रमेश, तुम भी तो जानते हो कि माँ बाबूजी के बिना इस घर में रहना कितना मुश्किल होगा। मैं अकेले कैसे रहूंगी? तो रमेश उसके आंखों में देखकर बोला, रचना, अगर तुम सच में माँ बाबूजी की चिंता कर रही हो तो तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारा यहाँ रहना कितना ज़रूरी है। जब भी वे आएंगे तो सबसे पहले तुम्हें ही देखेंगे, और अगर तुम न मिली तो उनकी तकलीफ और बढ़ जाएगी। रचना अंदर ही अंदर झुंझला गई, लेकिन बाहर से उसने सहमति जताने का नाटक करते हुए कहा, ठीक है रमेश, तुम कह रहे हो तो मैं रुक जाती हूँ, पर तुम जल्दी वापस आना। तो रमेश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर माँ बाबूजी लौट आए तो तुरंत मुझे फ़ोन करके बता देना। बोलकर रमेश अपना बैग उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाते ही रचना के चेहरे पर अलग ही खुशी दौड़ गई। वो मन ही मन बुदबुदाई, अब रमेश चला गया और अब मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा। आखिरकार अब इस घर पर मेरा ही राज होगा। खुशी से झूमते हुए रचना सोफे पर जाकर बैठ गई। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतता गया, लेकिन अब रचना को अकेलापन महसूस होने लगा। पहले जो समय वो अपने सास ससुर को ताने देने, गुस्सा करने और उन्हें परेशान करने में लगाती थी, अब वही समय काटे नहीं कटता था। एक दिन उसकी सहेली पूनम का फ़ोन आया। अरे क्यों उदास लग रही है? लगता है रमेश तुझसे दूर रहने लगा है। तो रचना थोड़ी दुखी आवाज़ में बोली, उदास नहीं हूँ, बस अकेलापन महसूस हो रहा है। तो पूनम हंसते हुए बोली, अकेले रहने की आदत डाल ले या फिर किसी नए दोस्त का इंतजाम कर ले। ये सुनकर रचना थोड़ा झुंझलाते हुए बोली, चुप कर पूनम, वैसे भी रमेश तो सिर्फ पैसे भेजने तक ही सीमित रह गया है। अब ना प्यार भरी बातें करता है और ना ही मेरी फिक्र करता है। तो पूनम रचना को छेड़ते हुए बोली, पहले तो तू सास ससुर को दूर करने के लिए परेशान रहती थी, अब खुद ही अकेली पड़ गई। तो रचना के पास आज उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उधर रमेश का भी मुंबई में मन नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी की यादें, उनकी बातें और उनके अचानक किस तरह चले जाना, ये सब उसके दिल को कचोट रहा था। शनिवार की सुबह होते ही उसे माँ बाबूजी की याद आ गई, क्योंकि हर शनिवार को वो अपने माता पिता से मिलने जाता था और अब उनसे बिछड़े हुए उसे पूरा 1 महीना हो गया था। आज रह रहकर उसे अपने माँ बाबूजी की बातें बहुत याद आ रही थी। बेटा, अब तू यही नौकरी देख ले, हम तेरे बिना नहीं रह सकते। जब तू हमारे पास होता है तो लगता है कि हमें सब कुछ मिल गया। इन शब्दों को याद कर रमेश की आंखों में आंसू भर आए। कहाँ चले गए आप दोनों, मुझे अकेला छोड़कर? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त मोहित कमरे में दाखिल हुआ और मजाक के अंदाज में बोला, रमेश, ओ महाराज, हर हफ्ते तेरा यही हाल होता है। चल आज मैं तुझे अपनी फैमिली से मिलवाता हूँ। वैसे भी माँ और तुम्हारी भाभी हमेशा कहती रहती हैं कि रमेश को कभी घर लेकर आओ, लेकिन तुम हो मेरी सुनते ही नहीं हो। तो रमेश संकोच करते हुए बोला, अरे नहीं यार, आज कहीं जाने का मन नहीं है। देख रमेश, ऐसे अकेले रहने से तबीयत खराब हो जाएगी। हफ्ते भर ऑफिस, फिर छुट्टी के दिन भी अकेले पड़े रहना, ये कोई जिंदगी है? चल ना, दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा। रमेश का मन तो नहीं था, लेकिन जब मोहित ने माँ का नाम लिया तो उसे राधिका जी की याद आ गई। वही प्यार, वही अपनापन। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, अच्छा बाबा, चल रहा हूँ। तो मोहित हंसते हुए बोला, बस अब तू देख मेरी माँ तेरा कितना ख्याल रखती है। मोहित के घर पहुँचते ही मोहित की माँ ने दरवाज़ा खोला और रमेश को देखकर मुस्कुराई। अरे वाह, तो ये है वो रमेश जिसके हम कब से राह देख रहे थे। बेटा, बहुत सुना है तेरे बारे में, आओ अंदर आओ। मोहित की माँ को देखकर रमेश अपनी माँ को याद कर रहा था।
मोहित की माँ ने प्यार से कहा, बेटा तू हमें बिल्कुल भी अजनबी मत समझ, ये घर तेरा ही है। ये सुनकर रमेश की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसने खुद को संभाला और कहा, जी आंटी, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। तभी मोहित की पत्नी प्राची मजाकिया अंदाज में बोली, ये लीजिए रमेश जी, चाय पी लीजिए। हमारे घर की चाय का स्वाद ऐसा होगा कि बार बार आने का मन करेगा। तो सब हंस पड़े, लेकिन रमेश के चेहरे पर उदासी झलक रही थी। सभी चाय नाश्ता करने लगे। तभी मोहित का छोटा भाई अनिल दरवाजे से अंदर आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते रमेश भैया, कैसे हैं आप? मोहित भैया आपकी बहुत तारीफ करते हैं। तो रमेश हल्की मुस्कान के साथ बोला, ये तो इसकी आदत है, हर किसी की तारीफ करने बैठ जाता है। तभी मोहित ने मजाक में कहा, और नहीं तो क्या, आखिर दोस्ती निभाने का भी कोई तरीका तो होना चाहिए। ये सुनकर सब ठहाके लगाकर हंसने लगे। घर में इतना खुशनुमा माहौल देखकर रमेश को अपने घर की याद आ गई कि कभी उसके घर में भी ऐसे ही खुशी का माहौल होता था। अचानक उसकी आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपनी नज़र झुका ली ताकि कोई देख ना ले, लेकिन ये बात मोहित की माँ से छिपी नहीं। उन्होंने रमेश के कंधे पर हाथ रखा और प्यार से बोली, बेटा सब ठीक तो है ना? तो रमेश ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, हाँ आंटी जी सब ठीक है, बस माँ बाबूजी की याद आ गई थी। ये सुन मोहित की माँ का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटा माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें माँ के प्यार की ज़रूरत महसूस हो तो मुझे याद कर लेना। मेरा घर हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। रमेश की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी जी। मोहित और उसकी पत्नी प्राची एक दूसरे को देख रहे थे। वो समझ चुके थे कि रमेश के मन में बहुत दर्द छिपा है जो वो किसी से बताना नहीं चाहता। लेकिन आज वो इस घर के खुशनुमा माहौल में थोड़ी देर के लिए अपने दुख को भूल पाया था। बातों का सिलसिला जारी था। तभी मोहित के छोटे भाई अनिल ने अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए कहा, रमेश भैया ये देखो मेरी सगाई की तस्वीर, आप तो आए नहीं, कम से कम अब तस्वीर तो देख लो। मोहित ने भी हंसते हुए कहा, हाँ यार, तुझे कितनी बार बुलाया, लेकिन तू तो अपने काम में ही लगा रहता है। अब चल फ़ोटो ही देख ले। रमेश मुस्कुराया और अनमने ढंग से फ़ोन की तरफ देखने लगा। कुछ देर तक सब लोग फ़ोटो देखते रहे। सगाई की फ़ोटो ख़त्म होते ही दूसरी फ़ोटो आई तो अनिल फ़ोन बंद करने लगा। तभी रमेश को अचानक ऐसी तस्वीर दिखी कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से कहा, दिखाना ज़रा ये फ़ोटो। तो अनिल फिर से फ़ोटो दिखाते हुए बोला, अरे रमेश भाई, ये अम्मा बेचारी हमारे अस्पताल में भर्ती हैं, बहुत दुखी है, हमेशा बस एक टक दरवाजे की ओर देखती रहती है, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। कहते हैं कि उनके बेटे बहू ने उन्हें छोड़ दिया। माँ, ये शब्द रमेश के गले में ही अटक गया। उसके आंखें तस्वीर पर टिक गई। उसने गौर से देखा, माँ सफ़ेद साड़ी में, चेहरे पर थकान और दर्द की गहरी लकीरें, लेकिन आंखों में वही ममता, वही उम्मीद, वही इंतज़ार था। माँ, कहते हुए रमेश ने अनिल के हाथ से फ़ोन लेकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। मोहित और उसकी पत्नी प्राची भी हैरान थे। क्या हुआ भाई? मोहित ने कहा तो रमेश की आंखें भर आई। उसने कहा, मोहित, यही मेरी माँ है। ये सुनकर सब लोग अवाक रह गए। क्या? पर ये वहाँ कैसे पहुँची? मुझे नहीं पता मोहित, पर अब मैं और देर नहीं कर सकता, मुझे माँ के पास जाना है। वो तेजी से उठा और गाड़ी की चाबी उठाने लगा, तो मोहित और अनिल भी उसके साथ चल दिए। अस्पताल पहुंचकर अनिल ने अंदर जाकर स्टाफ से बात की और फिर तीनों एक वार्ड की तरफ चले गए। अंदर जाकर माँ, रमेश के मुंह से बस इतना ही निकला और उसके आंखें छलक पड़ी। राधिका जी ने धीरे धीरे अपनी नज़रें उठाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी, जैसे सब कुछ खो चुका हो। लेकिन जब उनकी नज़र रमेश पर पड़ी तो वो एकटक उसे देखने लगी। उनके होठ कँपकँपाने लगे, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। माँ, मैं हूँ तुम्हारा रमेश। ये सुनकर राधिका जी की आंखों में
हल्की सी चमक आ गई। तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि इन्हें यहाँ लाए हुए करीब 2 महीने होने को आए हैं, कोई मिलने नहीं आता। बस एक महिला इन्हें ये कहकर छोड़कर चली गई थी कि ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। झूठ, मेरी माँ बिल्कुल सही है। रमेश गुस्से से चिल्लाया तो डॉक्टर ने शांत स्वर में कहा, देखिए, हम किसी पर आरोप नहीं लगाते, लेकिन यहाँ आने से पहले इन्हें किसी बड़े मानसिक आघात से गुजरना पड़ा था। आप इन्हें ले जा सकते हैं, लेकिन इनका इलाज ज़रूरी है। रमेश के आंखों में आंसू बह रहे थे। वो डॉक्टर की बातें सुन रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी माँ यहाँ तक कैसे पहुँची। उसकी आंखें लगातार माँ के चेहरे पर टिकी थी, जो उसे पहचान तो रही थी, लेकिन फिर भी अजनबियों की तरह व्यवहार कर रही थी। तभी अचानक उसके दिमाग में एक सवाल बिजली की तरह आया, अगर माँ यहाँ है तो बाबूजी कहाँ हैं? रमेश ने तुरंत डॉक्टर से सवाल किया, डॉक्टर, जब माँ को यहाँ लाया गया था तब क्या उनके साथ कोई और बुजुर्ग व्यक्ति भी था? तो डॉक्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, इन्हें अकेले यहाँ लाया गया था। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ इस हालत में थी और बाबूजी का कोई अता पता नहीं था। अनिल ने तुरंत रमेश से बाबूजी की फ़ोटो लेकर अपने दूसरे अस्पताल के संपर्क में भेज दी और उसे आश्वासन दिया कि भैया, आप चिंता मत करो, मैं जहाँ जहाँ जानता हूँ वहाँ वहाँ पता करूँगा। अगर बाबूजी कहीं भी किसी अस्पताल में भर्ती होंगे तो मुझे ज़रूर खबर मिल जाएगी। रमेश की आंखों में आंसू भर आए। उसने मोहित की ओर देखा और कहा, मोहित, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे माँ बाबूजी के साथ ऐसा होगा। मेरी माँ को ऐसे ही छोड़ दिया और बाबूजी का अब तक कोई ठिकाना नहीं। मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, भाई, तू हिम्मत रख, देख, माँ मिल गई ना तो बाबूजी भी मिल जाएंगे, हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा। अनिल ने फ़ोन उठाया और तुरंत अपने अस्पताल के कुछ पुराने साथियों से संपर्क करना शुरू किया। रमेश की आंखें दरवाजे की ओर टिकी थी, जैसे कोई उसे आकर बताएगा कि उसके बाबूजी सही सलामत हैं। तभी अनिल के फ़ोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया तो उधर से किसी ने बताया कि ये आदमी कुछ दिन पहले हमारे अस्पताल में भर्ती था। तो अनिल ने फ़ोन काट दिया और तुरंत रमेश और उसकी माँ और अपने भाई मोहित को लेकर उस अस्पताल की ओर निकल गई। वहाँ जाकर अनिल ने रिसेप्शन पर बैठे एक कर्मचारी से पता किया कि कुछ दिन पहले यहाँ जो बुजुर्ग भर्ती थे, अभी उन्हें कहाँ भेजा गया है। तो कर्मचारी ने कहा कि यहाँ कई कर्मचारी भर्ती हुए हैं और शिफ्ट हुए हैं, आप किसकी बात कर रहे हैं? तो अनिल ने तुरंत श्यामलाल जी की तस्वीर दिखाई। तो कर्मचारी ने तस्वीर देखकर कुछ देर सोचा और फिर बोला, हाँ, ये मरीज यहाँ भर्ती थे, लेकिन अब उन्हें वृद्धाश्रम में शिफ्ट कर दिया है। ये सुन रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से से कहा, आपने मेरे बाबूजी को वृद्धाश्रम क्यों भेज दिया? उनके परिवार में संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उस कर्मचारी ने ठंडी आवाज़ में कहा, देखिए, ये हमारा नियम है, जब कोई मरीज बहुत दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहता है और उसका कोई परिवार नहीं आता तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। रमेश के सब्र का बांध टूट गया। उसके आंखों में आंसू बहने लगे। बाबूजी को अकेले वहाँ कैसे भेज दिया? मोहित ने उसे संभालते हुए कहा, रमेश, हमें अभी भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें तुरंत वृद्धाश्रम जाना होगा। वो तुरंत गाड़ी में बैठे और सब लोग वृद्धाश्रम की ओर निकल पड़े। गाड़ी वृद्धाश्रम के बाहर रुकते ही रमेश तेजी से अंदर भागा और वहां बैठे स्टाफ से कहा, कृपया मुझे मेरे बाबूजी से मिलने दीजिए। उनका नाम श्यामलाल है, उन्हें 3 दिन पहले ही यहाँ शिफ्ट किया है। तो स्टाफ ने हैरानी से उसकी ओर देखा। वो कुछ कहते उससे पहले ही पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, बेटा रमेश। ये सुनते ही उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो सामने उसके बाबूजी श्यामलाल जी खड़े थे। उनकी आंखों में नमी थी, चेहरा थोड़ा कमज़ोर लग रहा था, लेकिन चेहरे पर एक अपनापन झलक रहा था। बाबूजी, रमेश जोर से चिल्लाया और दौड़कर उनके गले से लग गया। श्यामलाल जी ने भी रमेश को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे पता था
कि तू एक दिन जरूर आएगा। रमेश की आंखों से लगातार आंसू गिरे जा रहे थे। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इस हाल में थे। श्यामलाल जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस अब तू आ गया है, यही काफ़ी है। मोहित और अनिल भी ये भावुक दृश्य देखकर अपनी आंखें पोंछने लगे। कुछ देर मिलने के बाद रमेश ने कहा, चलो बाबूजी, अब मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। तो श्यामलाल जी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन बेटा, घर पर तो। वो आगे कुछ बोलते उससे पहले ही रमेश ने तुरंत जवाब दिया, बाबूजी, अब कुछ मत सोचिए, बस मेरे साथ चलिए। अब कोई भी आपको मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसने बाबूजी को गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में बैठते ही जैसे ही राधिका जी की नज़र अपने पति श्यामलाल जी पर पड़ी तो उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, आप ठीक तो है ना? तो श्यामलाल जी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, ठीक हूँ राधिका, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। इधर रमेश ने अपने माता पिता को यूँ टूट कर रोते हुए देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। उसने दोनों को गले से लगा लिया और दृढ़ता से कहा, माँ बाबूजी, अब मैं आप दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और रचना ने जो आपके साथ किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। तभी मोहित ने रमेश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रमेश, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले अंकल आंटी को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। रचना के साथ क्या करना है वो बाद में सोचना। मोहित की बात सुनकर राधिका जी बोली, बेटा, अब हमें किसी अस्पताल की नहीं, हमारे बेटे के साथ की ज़रूरत है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी दवाई है। तभी रमेश ने रचना को फ़ोन लगाया तो रचना ने फ़ोन उठाते ही कहा, रमेश, सब ठीक तो है ना? तुमने इतने दिनों बाद फ़ोन किया। रमेश की आवाज़ गूंजती हुई आई, रचना, मैं माँ बाबूजी को लेकर आ रहा हूँ। क्या? रचना के हाथ से फ़ोन छुटकर नीचे गिर गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने फिर से फ़ोन उठाया और घबराती हुई आवाज़ में खुद को संभालते हुए बोली, माँ बाबूजी, वो कहाँ मिले तुम्हें? तो रमेश गुस्से को काबू में रखते हुए बोला, ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो, बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। इतना कहकर रमेश ने फ़ोन रख दिया तो रचना के हाथ पांव कांपने लगे। अब क्या होगा? रमेश ने सब पता कर लिया, माँ बाबूजी को भी वापस ला रहा है। ये सोच सोच कर ही उसकी सांसें फूलने लगी। मैंने ये क्या कर दिया? अगर मैं ज़रा सा धैर्य रखती, थोड़ा प्यार दिखाती तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती रही। आज उसे अचानक वो दिन याद आने लगा जब उसके सास ससुर मंदिर गए थे। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने कैसे मंदिर पहुंचकर उनसे कहा था, माँ बाबूजी, मैं आपको लेने आई हूँ, चलिए गाड़ी में बैठिए। राधिका जी और श्यामलाल जी उसे गाड़ी के पास देखकर चौंक गए थे। श्यामलाल जी ने हैरानी से पूछा, अरे रचना, तुम यहाँ? रमेश ने भेजा है क्या? तो रचना ने मीठी मुस्कान के साथ झूठ बोलते हुए कहा था, हाँ बाबूजी, रमेश ने ही भेजा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आपको दवाई दिलाने के लिए भेजा है। राधिका जी को कुछ अजीब तो लगा था, लेकिन फिर सोचा, चलो अच्छा है, दवाई तो लेनी है, इसलिए वे दोनों गाड़ी में बैठ गए। कुछ देर बाद रचना उन्हें एक मानसिक अस्पताल में ले गई। वहां पहुंचकर उसने अस्पताल के स्टाफ से रिश्वत देते हुए कहा, आप बस इन्हें भर्ती कर लीजिए, पैसे की चिंता मत कीजिए। डॉक्टर और स्टाफ ने भी बिना ज़्यादा सवाल किए राधिका जी को ले जाकर महिला वार्ड में भर्ती कर लिया। लेकिन जब श्यामलाल जी को वहां रखने की बारी आई तो उन्होंने मना कर दिया कि आप इन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करा दीजिए, दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो रचना थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने पास ही के दूसरे अस्पताल में संपर्क किया और वहीं श्यामलाल जी को भर्ती करवा दिया। वहां भी पैसों के लालच में आकर डॉक्टर ने बिना ज़्यादा छानबीन किए श्यामलाल जी को भर्ती कर लिया। इस तरह रचना ने अपने सास ससुर को उनके ही बेटे से दूर कर दिया, ये सोचकर कि अब ये कभी वापस नहीं आएंगे। लेकिन उसे क्या पता था
कि उसकी यह साजिश एक दिन उजागर हो जाएगी। इधर रमेश अपनी माँ और बाबूजी को लेकर घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो लोग घर पहुंचे तो रचना उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही रचना अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर रोने लगी। माँ, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच और अहंकार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने ये भी नहीं सोचा कि आप लोग भी मेरे माता पिता जैसे हैं। ये सुनकर रमेश ने गुस्से से रचना की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। अब ये रोने का क्या फ़ायदा? जब तुमने माँ बाबूजी को धोखे से मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया तब तो तुम्हें ये रोना नहीं आया। तो रचना ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ रमेश, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। श्यामलाल जी और राधिका जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से रचना ने उनके साथ छल किया, उसे माफ़ करना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन फिर भी राधिका जी ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, कोई बात नहीं, बहू को माफ़ कर दो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। नहीं माँ, तू एक माँ है, इसलिए इसे माफ़ कर सकती है, लेकिन मैं इसे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जो मैं इसकी करतूतें नहीं समझ पाया, लेकिन अब मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई जगह नहीं है। मेरे लिए अब ये मर चुकी है। ये सुनकर रचना की आंखों से आंसू बहने लगे। वो श्यामलाल जी और राधिका जी की तरफ देखने लगी कि शायद वो उसे माफ़ कर दें। वो उनकी तरफ आगे बढ़ ही रही थी कि तभी रमेश ने गुस्से से कहा, रचना, इससे पहले कि मैं तुम्हें बेइज्जत करके घर से निकालूं, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। तो रचना कुछ नहीं बोल पाई और चुपचाप पश्चाताप के आंसू बहाती हुई वहाँ से बाहर निकल गई और रमेश वहीं रहकर अपने माँ बाबूजी की देखभाल करने लगा। तो दोस्तों, रमेश ने अपनी पत्नी को माफ़ न करके सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।